देखिए मॉडर्न हिस्ट्री जो है शुरू करेंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री में जो है पहले ये देखा जाए कि मॉडर्न हिस्ट्री को कितने पार्ट्स में बांटा जा सकता है, क्योंकि डिवाइड करके पढ़ने में आपको ज़्यादा आसानी हो जाती है, समझने में भी और पढ़ाने में भी। तो मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। पहला पार्ट जो है 1707 से लेकर 1757 तक है। सेकेंड पार्ट जो है 1757 से लेकर 1857 तक है। थर्ड पार्ट 1857 से लेकर 1947 तक है। 1707 को क्यों इम्पोर्टेंस दिया गया है? क्योंकि अंग्रेज़ों ने ये माना कि जब औरंगज़ेब की डेथ हुई, वहाँ से मुग़ल जो रूल था वो बहुत कमज़ोर हो गया, और लास्ट जो मुग़ल था बहुत पावरफुल वो था औरंगज़ेब। उसके बाद कोई ऐसा रूलर आया नहीं मुग़लों में, और मुग़ल जो पावर थी वो यही 1707 से फिर वीक होना शुरू हो गई। ठीक है, फिर इसीलिए 1707 में ही डेथ हुई थी औरंगज़ेब की, इसीलिए इस डेट को माना गया है। 1757 को क्यों इम्पोर्टेंस दी गई है? क्योंकि 1757 में एक लड़ाई हुई जिसको कहते हैं प्लासी का युद्ध। ठीक है, तो प्लासी का जो युद्ध हुआ वो जो है पहला जो है ऐसी वॉर थी जिसमें जो है ये इस बात साफ सबके सामने आ गई कि ब्रिटिशर्स जो है बहुत पावरफुल हैं, और अब वो इंडिया पर रूल करेंगे। अब मुगल्स जो है रूल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि मुगल्स उसमें पहले सिराजुद्दौला हारे, और उसके बाद जो है बक्सर की जब लड़ाई हुई तो मुगल्स उसमें हार गए। तो कहने का मतलब है अब इंडियंस रूल नहीं करेंगे, अब ब्रिटिशर्स रूल करेंगे। ये बात जो है 1757 से जो है क्लियर हो गई, जो प्लासी का जो युद्ध हुआ बंगाल के अंदर। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। प्लासी का जो युद्ध हुआ था या बैटल हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी बोलते हैं। तो ये जो बैटल ऑफ प्लासी हुई वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए 1757 एक इम्पॉर्टेंट डेट है। इसके बाद दूसरी बक्सर थी 1765 में, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो दो जो है लड़ाइयाँ हैं, बैटल्स हैं जो ब्रिटिशर्स और इंडियंस ने लड़े, और उसमें हारे इंडियंस और ब्रिटिशर्स जो है हावी हुए। तो एक जो है ये डिवीज़न है। दूसरा डिवीज़न 1757 से लेकर 1857 तक का है। ये डिवीज़न जो है ये आपको बताएगा कि इस पीरियड में मुगल्स तो वीक हो गए। यहाँ 1757 में मुगल्स बहुत वीक हो गए। उसके बाद जो है सम रीजनल पावर्स जो है राइज हुई। ठीक है, इस पीरियड में, लेकिन उनको ब्रिटिशर्स ने एक एक करके जो है डिफीट किया और अपने पावर को एक्सपेंड किया। मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पावर को कैसे इंक्रीज़ किया और कैसे जो है ऑक्युपाई किया लैंड्स को इंडिया की, है ना, और कैसे अदर रूलर्स को उन्होंने डिफीट किया। ठीक है, तो रीजनल पावर्स का उभरना और फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स का उनको एक एक करके हराना, ये पूरा जो है हिस्ट्री इसमें है 1857 तक में। 1857 के बाद जो है ब्रिटिश जो कंपनी थी वो ख़त्म कर दी गई 1858 में, क्योंकि यहाँ 1857 जो इम्पोर्टेंस है उसकी तो आप जानते ही हैं। पहली जो है आज़ादी की लड़ाई मानी जाती है, या क्रांति मानी जाती है। ठीक है, फर्स्ट रिवॉल्यूशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कहते हैं लोग। तो 1857 में आज़ादी की पहली क्रांति हुई, तो ये उसकी इम्पोर्टेंस है। यही इसी के बाद से जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म करके डायरेक्ट क्वीन का रूल शुरू हो गया इंडिया में। और 1858 से लेके 57 नहीं 58 से 1858 से लेके 1947 तक फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडिया के ऊपर रूल किया। ठीक है, वाइसराय होने लगे। उसके पहले गवर्नर जनरल होते थे, उसके बाद वाइसराय हो गई। 1858 से वाइसराय जो है इंडिया के अंदर पार्लियामेंट वहाँ की भेजने लगी, और वही जो है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल था सारे एक्ट के लिए। ठीक है, तो ये 3 मोटे मोटे पार्ट आप देख लीजिए, जिसके अकॉर्डिंग डिवाइड करके मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ना आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये जो 1858 और टू 1947 का पीरियड है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी और इंडियंस के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आएगी। 1857 से ही शुरू होगी और फिर उसके बाद 1947 तक जाके वो अपने
अपने पीक पे पहुंच जाएगी। तो 1858 के पहले जो है आप मानिए या ना 1857 के पहले मानिए, तो वो नेशनलिज्म की फीलिंग उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी लेकिन उतनी नहीं थी। बाद में जो है ये नेशनलिज्म एकदम एक तरह से अपने अपने जो है जो भी उसका स्वरूप था उसमें पूरी तरीके से वो ढल के सामने आई। ठीक है, चलिए अब उसमें क्या क्या फैक्ट्स हुए हैं वो सब आएंगे एक एक करके। पहले देखिए कि 1707 से पहले आप देखिएगा 1600 और उससे भी पहले 1498 है ना, फिर 1600 है और भी डेट है। 1498 जब मुगल्स यहाँ पे जो है नहीं थे, मुगल्स तो 1526 में आए, उसके पहले ही जो है यहाँ पे एक पावर आके यहाँ पे खड़ी हुई, उस पावर का नाम था पुर्तगालीज़। तो इसमें शुरुआत में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे यूरोपियंस जो है इंडिया में आना शुरू हुए। पहला पॉइंट हम लोग पहले इसी पे स्टडी करेंगे कि यूरोपियंस इंडिया कैसे आए। ठीक है, और कैसे उन्होंने जो है इंडिया के अंदर अपना रूल शुरू किया। तो यूरोपियंस में कौन पहले आए, ठीक है, वो देखना है। फिर उसके बाद ये देखा जाएगा कि फॉल ऑफ मुग़ल एम्पायर कैसे हुआ, औरंगज़ेब की डेथ के बाद कैसे जो है मुगल्स जो है धीरे धीरे डिक्लाइन हो गए, कितने रूलर्स आए। ठीक है, और फिर उनके साथ कैसा रिलेशन रहा ब्रिटिशर्स का। फिर उसके बाद देखिए इसके बाद रीजनल पावर्स का राइज देखेंगे। ठीक है, रीजनल पावर्स का जैसे आपका मराठा है, सिख हैं, मैसूर है, ठीक है, अवध के नवाब और आपके जो है हैदराबाद के नवाब, और उसके बाद बंगाल के नवाब, इन सब के बारे में देखेंगे थोड़ा थोड़ा। सिखों का जो है कैसे राइज हुआ ये देखेंगे। फिर अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में जो है कैसे एक्सपेंशन हुआ ब्रिटिश पावर का, है ना। अदर पावर्स जो थी जैसे फ्रांसीसी जो थे, डच जो थे या पुर्तगाली खुद थे, उनके साथ क्या रिलेशन रहा उनका, कैसे उन्होंने उसको डील किया, कैसे अकेले जो है सबसे बड़े पावर बन के उभरे। ठीक है, फिर उसके बाद 1858 से 1947 तक देखेंगे कि जो ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो रूल डायरेक्ट शुरू हुआ, क्वीन का रूल जो शुरू हुआ, वो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हुई। ठीक है, फिर उसके बाद इंडियंस ने फ्रीडम स्ट्रगल कैसे शुरू की और कैसे फिर धीरे धीरे करके जो है इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़े वो। ठीक है, तो ये पूरा डिवीज़न है, 3 मेन डिवीज़न है, अब 3 डिवीज़न के अंतर्गत ही पढ़ेंगे हम लोग। फिर उसके बाद देखिए अब पहली हेडिंग जो है यही है कि यूरोपियंस का भारत में आगमन कैसे हुआ, कब हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो सीक्वेंस देखिए कौन कौन से यूरोपियंस आए इंडिया में। तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली सबसे पहले आए, उसके बाद आए डच। ठीक है, तो पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज़ आए, डैनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए लास्ट में। ठीक है, सबसे पहले पुर्तगाली आए। फिर उसके बाद देखिए इनकी जो कंपनी थी, वो कंपनी का जो है जो फॉर्मेशन हुआ या इस्टेब्लिशमेंट हुआ वो कब कब हुआ, किस सीक्वेंस में हुआ। तो सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी बनी, सबसे पहले ही आए थे, ये 1498 में ही आ गए, बहुत पहले आ गए हैं। ठीक है, डच वगैरह तो अब 1600 में जाके आए हैं, मतलब 100 ईयर्स का जो है डिफरेंस है। फिर उसके बाद देखिए ब्रिटिशर्स जो है वो इनकी कंपनी इनकी कंपनी पहले बनी, पुर्तगालियों के बाद अगर 100 साल बाद बनी, लेकिन इनकी पहले बनी। फिर डच आए, डचों की बनी, लेकिन डच आ गए पहले। फिर डैनिश आए, फिर डैनिशों की कंपनी बनी, फिर उसके बाद फ्रांसीसी की बनी। ठीक है, ये जो है कंपनी के बनने का एक सीक्वेंस है। तो आने का सीक्वेंस है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज़, डैनिश और फ्रांसीसी। कंपनी बनने का जो है सीक्वेंस जो है पहले आपका पुर्तगाली, फिर उसके बाद जो है जो कंपनी बनने का जो है वो ब्रिटिश, फिर डच, फिर डैनिश, फिर फ्रांसीसी। ठीक है, तो ये आने का क्रम है, ये जो है कंपनी बनने का क्रम है। इसके बाद देखिए अब इसके बाद पुर्तगालियों पे पहले नज़र डालते हैं कि पुर्तगालियों ने यहाँ पे कैसे कैसे अपना जो है रूल बढ़ाया, कौन कौन वहाँ से आए। सबसे पहले देखिए पुर्तगालियों में सबसे पहले जो है एक नाविक था या यात्री था, नाविक या वो अपनी नाव लेके चला वहाँ से, कहाँ से, पुर्तगाल से, और सर्च करना था अमेरिका को। ठीक है, लेकिन वो आया घूमता हुआ कहाँ पे, वो आया वो इंडिया पहुँचा। ठीक है, पहुँचना था कहीं, पहुँच गया कहीं और। तो वास्को डी गामा जो है वो इंडिया सबसे पहले आया।
20 मई 1498 1498 को वास्को डी गामा इंडिया पहुंचा और इंडिया के कालीकट तट पे पहुंचा। कालीकट जगह थी केरला की, यहाँ पहुंचा। ठीक है। और वास्को डी गामा पुर्तगाल से आया था, तो पुर्तगाल के अंदर जो राजा किंग था वहाँ का, वो था डॉन हेनरिक। ठीक है। तो डॉन हेनरिक के ज़माने में वास्को डी गामा इंडिया आया 1498 में। इंडिया में कहाँ पे पहुँचा? कालीकट में। यहाँ पे कौन था? तो यहाँ पे राजा वहाँ के जो कालीकट के थे वो जमोरिन थे। जमोरिन जो है, जमोरिन ने इनका स्वागत किया। ठीक है। फिर उसके बाद किसकी हेल्प से आए थे इंडिया तक? वो था अब्दुल मजीद। ये एक ईरानी जो है, फारस का जो है एक नाविक था। इसकी हेल्प लेके वास्को डी गामा इंडिया तक आया था। ठीक है। तो ये सब पॉइंट हैं जो लर्न करने वाले हैं, जो हमेशा माइंड में रहने चाहिए। क्वेश्चन इन सब पे पूछता रहता है अक्सर। फिर देखिए वास्को डी गामा वापस कब लौटा? तो 1498 में ही लौट गया, 29 अगस्त को। मतलब मई में आया, जून जुलाई अगस्त 2-3 महीना रहा, चला गया। ठीक है। नेक्स्ट देखिए दूसरी बार फिर आया वास्को डी गामा, वो आया 1501 में। तीसरी बार जो वास्को डी गामा आया तो अब वो गवर्नर बन के आया पुर्तगालियों का 1524 में। ठीक है। तो 3 बार वास्को डी गामा आया था, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है। लेकिन जब तीसरी बार आया तो इसी ईयर में 1524 में ही उसकी डेथ हो गई और कोचिन में ही उसकी डेथ हो गई थी। फिर उसको ले जाया गया यहाँ से पुर्तगाल। ठीक है, वास्को डी गामा को। तो ये जो है स्टार्टिंग है, पुर्तगालियों में सबसे पहले कौन आया इंडिया। ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, इसके बाद जो है पुर्तगालियों ने भेजा पेड्रो अल्वारेज कैब्राल को। ठीक है। ये इंडिया आया 1500 में और यहाँ आके पहली फैक्ट्री उसने बनाई कोचीन में। कहाँ बनाई? कोचीन में। अच्छा, इनका ऑब्जेक्ट क्या था इन सब कंपनीज़ का? जितनी भी आई उस वक्त कंपनी, ब्रिटिशर हो चाहे डैनिश हो चाहे फ्रांसीसी हो, सबका एक ही ऑब्जेक्ट था, वो था बिजनेस। ठीक है। बिजनेस करने आई। यहाँ पे ये जो पुर्तगाली आ रहे हैं वो भी बिजनेस करने आए हैं। यहाँ पे से क्या लेके जाएंगे? वो यहाँ से जो है मसाले वगैरह है, यहाँ पे कॉटन है या हाथ से बनी हुई चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा महंगी बिकती थी यूरोप में, तो अच्छा फ़ायदा मिलता था, इसलिए ये सब इंडिया आए थे डायरेक्ट। क्योंकि इसके पहले जो है यूरोप में बिकती थी इंडिया के सामान, जो भी बिकते थे वो थ्रू द अरबियन ट्रेवलर्स बिकते थे। ठीक है। अरबियन ट्रेडर्स के थ्रू बिकते थे, तो उनको नुकसान होता था यूरोप में। अरबियन बीच में जो है ज़्यादा पैसा कमा लेते थे। ठीक है। तो इसीलिए यूरोपियंस को लगा कि अब डायरेक्ट हम लोगों को इंडिया की तरफ चलना चाहिए। ठीक। इंडिया, इंडोनेशिया, ये सब एरिया में जो है चल के यहाँ से जो है सामान खुद लाना चाहिए। ठीक है। जिससे बीच में जो है जो अरबियन ट्रेडर्स हैं उनको पैसा ना देना पड़े। तो पेड्रो अल्वारेज कैब्राल जो है ये आए 1500 में और 1502 में इन्होंने जो है पहली फैक्ट्री बनाई पुर्तगालियों की कोचीन में। कहाँ बनी? कोचीन में। फिर देखिए इसके बाद जो है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ये इम्पोर्टेंट नाम है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो कैब्राल के बाद अल्मेडा आए। ये पहले गवर्नर हैं, पुर्तगालियों के गवर्नर बन के आए। मतलब कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट, फिर उसके गवर्नर बन के ये पहली बार इंडिया आए। तो पहला गवर्नर कौन था? तो अल्मेडा था। ठीक है। 1505 से 1509 तक इंडिया में वो रहा। ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति इसकी थी, ब्लू वाटर पॉलिसी। तो ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी थी? यही शायद डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, तो आप बताइए। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की थी। ठीक है। इसको कार्टेज सिस्टम भी कहते थे। पुर्तगालियों ने क्या किया शुरू में जब आया वो, तो उनका ऑब्जेक्ट तो बिजनेस करना था, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे देखा कि जो ओशन है उसमें इनकी बहुत बड़ी पावर है, उनकी पावर जो है बहुत ज़्यादा है। इसीलिए उन्होंने जो है ओशन के ऊपर जो है कंट्रोल कर लिया। अब इंडिया से जितने भी सामान जाते थे पहले जो है पुर्तगाली उनसे टैक्स लेते थे, उसके बाद वो सामान जा पाता था कहीं और। ठीक है। जितने भी शिप जाते थे, तो ये पुर्तगालियों ने जो किया ऐसा। फिर देखिए इसके बाद जो है अल्मेडा के बाद जो इंडिया आया वो था अल्बुकुर्क। हाँ, अल्फांसो डी अल्बुकुर्क। ये 1509 से 1515 तक इंडिया में रहा और इसको माना जाता है कि ये रियल फाउंडर है पुर्तगालीज पावर का
इंडिया में, ठीक है, वास्तविक संस्थापक माना जाता था। इसने ज़मीन को पहली बार कंट्रोल किया, इंडिया की ज़मीन पर कंट्रोल किया, और वो था मतलब इसने सोचा कि अब हम इंडिया के अंदर रूल करें या इंडिया के कुछ एरिया को अपने कंट्रोल में कर लें। तो सबसे पहले उसने 1510 में गोवा पे को कैप्चर किया, और गोवा जो है बीजापुर के शासक थे यूसुफ आदिल शाह, उनसे उसने जो है छीन लिया, ठीक है। तो 1510 में गोवा पे कंट्रोल किया किसने? अल्बुकुर्क ने। इसी को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन बहुत पूछता है कि वास्तविक संस्थापक कौन था। फिर देखिए, अल्बुकुर्क ऐसा था गवर्नर जो गोवा में ही मर गया, ठीक है। कहाँ मरा? गोवा में ही इसकी डेथ हुई। फिर देखिए 1596 में, अब इसके बाद जो है यही इंपॉर्टेंट था अल्बुकुर्क, इसके बाद कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देख लीजिए। 1596 एडी में डचों ने पुर्तगालियों को दक्षिण पूर्व एशिया से बाहर कर दिया। ये डच जो है इसके बाद आए, पुर्तगालियों के बाद 1596 बहुत लेट हो गया है, मतलब ब्रिटिशर्स भी आज डच आ चुके हैं 1596 में। तो पुर्तगालियों ने दक्षिण एशिया से मतलब इंडोनेशिया से बाहर किया इनको, ठीक है। दक्षिण पूर्व एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया के एरिया से पहले इनको बाहर किया। इंडिया अभी नहीं आया डच, ठीक है, लेकिन इंडोनेशिया तक पहुंच गए हैं, और इंडोनेशिया में पुर्तगालियों को पूरी तरीके से साफ कर दिया डचों ने। फिर उसके बाद देखिए 1612 में पुर्तगालियों ने जो है सूरत भी इनके हाथ से निकल गया। सूरत भी में भी कंट्रोल था पुर्तगालियों का, वो चला गया डचों के हाथ में। 1612 देखिए अब आ गए हैं पुर्तगाली इंडिया में, वो डच जो है इंडिया में आ चुके हैं, ठीक है। और उन्होंने पुर्तगालियों को सूरत से बाहर कर दिया। तो पहले सबसे पहले उनको पुर्तगालियों को डचों ने बाहर किया है इंडोनेशिया से, ठीक है। फिर इंडिया जब आया तो इंडिया में जो है उन्होंने धीरे धीरे डचों ने पुर्तगालियों को साफ करना शुरू किया, और 1612 में पहले जो है सूरत से हटाया। फिर देखिए 1661 में क्या हुआ, चार्ल्स सेकंड ये ब्रिटिश राजा थे, और कैथरीन ये रानी थी आपकी पुर्तगाली, और इन दोनों की शादी हुई। तो पुर्तगालियों ने क्या किया, 1661 में मुंबई पुर्तगालियों के कंट्रोल में था। मुंबई को जो है अंग्रेज़ों को दहेज में दे दिया 10 पाउंड में, ठीक है। तो मुंबई अंग्रेज़ों को दहेज में मिली 1661 में, चार्ल्स सेकंड और कैथरीन की शादी के तहत, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, दहेज में दिया गया कि कब दिया गया। फिर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इसको जो है लिस्ट में है यहाँ पे याद कर लीजिए या देख लीजिए क्या था। तो देखिए किस पुर्तगाली वायसराय की समाधि कोचीन में है, तो वास्को डी गामा की, ठीक है। किस पुर्तगाली शासक ने 15वीं शताब्दी में समुद्री यात्राओं को संभव बनाने के लिए मरीन कंपास का इस्तेमाल किया, तो डॉन हेनरिक ने किया, ठीक है। ये वहाँ का जो है राजा था पुर्तगालियों का, इसने जो है जो कंपास होती है जिससे दिशा देखी जाती है कौन सी दिशा में जा रहे हैं आ रहे हैं, उसका उपयोग करवाया था इसी ने। तो वो वास्को डी गामा जब आया था तो यही राजा था हेनरिक। देखिए पश्चिम बंगाल की हुगली नामक फैक्ट्री की स्थापना किस यूरोपीय शक्ति द्वारा की गई, तो ये पुर्तगालियों ने किया था। हुगली में जो फैक्ट्री सबसे पहले पुर्तगालियों ने बनाई थी। तो बंगाल में पुर्तगालियों की जो जगह थी वो हुगली थी। फिर उसके बाद देखिए पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति वही पुर्तगाली ही थे। पौंडीचेरी फ्रांसीसियों के हाथ में चला गया बाद में, लेकिन पहले पुर्तगाली ही थे, ठीक है। दिया हुआ इसमें पहले जो है पुर्तगाली थे, फिर डच उस पर कंट्रोल किए, फिर अंग्रेज़ों ने 1793 में कंट्रोल किया, और 1814 में पेरिस की संधि से पौंडीचेरी फ्रांस को मिल गया, और लास्ट तक फ्रांस के पास ही रहा। जब आज़ादी हो गई तो फ्रांस ने पौंडीचेरी छोड़ा है, ठीक है। फिर देखिए हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया, हुगली को, तो पुर्तगालियों ने बनाया, ठीक है। हुगली थोड़ा सा माउथ ऑफ गंगा पड़ता है, थोड़ा सा आउट दूर पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ से लूट करते थे ये लोग। पुर्तगाली दूत अंतानियो कैब्रॉल किसके शासनकाल में आया, भारत आया, तो 1500 में आया था वो, अकबर के समय में, ठीक है। 1500 में अकबर थे, 1506 में अकबर की डेथ हुई, 1505 में अकबर की डेथ हुई है, ठीक है। तो तब तक आ चुका था वो, 1500 में आया है ये। इसके बाद देखिए स्पाइस आइलैंड क्या था, तो वही इंडोनेशिया का कहा जाता है, मसाला द्वीप या मसाला पुंज द्वीप कहा जाता है, ठीक है।
इंडोनेशिया के नाम से जाना जाता है। अफीम, सिल्क, मसाले, नील में से प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों ने क्या किया, तो मसालों का, सबसे पहले मसालों का, ठीक है। 15वीं शताब्दी के लगभग बंगाल की खाड़ी के समूचे क्षेत्र में और विशेष रूप से कोरोमंडल से मलक्का तक के व्यापार को नियंत्रित करने वाला प्रमुख भारतीय समुदाय कौन था, तो चेट्टियार समुदाय था। 15वीं शताब्दी में समुद्र के आसपास जो बिजनेस करते थे या सामान ले जाते लाते थे वो चेट्टियार थे, ठीक है, और चूलिया मुस्लिम थे, ठीक है। फिर देखिए, भारत में पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य में कौन सी उपमा दी जाती है, तो एस्तादो द इंडिया, मतलब पुर्तगाल जो यहाँ राज करते थे पुर्तगाली, जिस भी एरिया में राज करते थे उसको कहते थे एस्तादो द इंडिया। फिर उसके बाद भारत में सबसे पहले सबसे अंत में आने वाले सबसे पहले आने वाले सबसे अंत में जाने वाले कौन थे, तो पुर्तगाली थे, ठीक है। 1498 में आया, 1961 में गए जाके, ठीक। कालीकट का मलयाली नाम क्या है, तो कोषिकोड, कोझिकोड अभी भी है ये केरला में। हरमुज बंदरगाह, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह है आपका, जो ओमान से लगा हुआ, ठीक है, आप वहाँ देखिएगा, यूएई के पास है ये। और ये हरमुज बंदरगाह से बहुत सामान जाता आता है, ठीक है। तो इस पर भी कंट्रोल कर लिया था अल्बुकुर्क ने, अरबियों से ले लिया था इसको, ठीक है। भारत में यूरोपीय शक्ति द्वारा अपना पहला किला कहाँ निर्मित किया गया, तो कोच्चिन में किया गया, ये तो बता दिया पहले ही। पुर्तगालियों ने कब गोवा जीता, हरमुज को खो दिया, तो पुर्तगालियों ने 1510 में जो है जीता था गोवा को, बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से, और हरमुज खो दिया 1622 में, मतलब हार गए थे हरमुज को, पहले उस पर कंट्रोल था बाद में, लेकिन उसके हाथ से निकल गया। बंगाल का कौन सा बंदरगाह पुर्तगालियों के समय पोर्टो ग्रांडे की संज्ञा से अभिहित किया जाता था, तो चटगांव, ठीक है, चटगांव ऐसा था जिसको जो है पोर्टे ग्रांडे बोला जाता था। फिर देखिए नेक्स्ट, फ्रांसीसी, देखिए सेंट फ्रांसिस जेवियर, ये जो है पुर्तगाल से आए थे और 1542 में, ठीक है, आए थे। फिर देखिए 1572 में अकबर जो है मिला था, कैम्बे गया था, कैम्बे जो है आपके गुजरात में पड़ता है, यहाँ पे गया था, और अकबर ने जो है पहली बार पुर्तगालियों से परिचय उनका हुआ था। और पुर्तगालियों ने फिर जो है 1580 में अपना जो है एक मिशन भेजा था अकबर के दरबार में, ठीक है, जिसमें फादर एकाबीवा और मानसरेट थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एकाबीवा और मानसरेट, ये जो है दो पुर्तगाली थे जो अकबर के दरबार में गए थे। अकबर को कोशिश भी की थी कि वो क्रिश्चियन हो जाए, लेकिन वो क्रिश्चियन नहीं हुआ था, ठीक है भाई। अकबर की अनुमति से ही हुगली तथा शाहजहाँ की अनुमति से बुंदेल में पुर्तगालियों ने कारखाने स्थापित किए। तो अकबर से इजाज़त लेके जो है इन लोगों ने कारखाने भी अपने बनाए थे। कारखाने का मतलब है कि वहाँ पे सामान वगैरह रखने के लिए एक जगह बनाई इन्होंने, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद देखिए पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहाँ ने किस नगर को घेरा था, मतलब पुर्तगालियों को भगाने के लिए, तो हुगली को, बंगाल में, ठीक है। फिर उन लोगों ने माफ़ी भी मांगी तो शाहजहाँ ने छोड़ दिया था। अल्फांसो डी अल्बुकुर्क की मज़ार कहाँ पे स्थित है, तो गोवा में, तो गोवा में मरा था अल्बुकुर्क और वहीं दफन हो गया, मतलब वास्तविक संस्थापक माना जाता है इसको पुर्तगालियों का। फिर देखिए भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किस यूरोपीय शक्ति ने आरंभ की, अब यहाँ से देखिए डचों का आ जाएगा, ठीक है। तो इसको, ये डच का क्वेश्चन है, इसको रोकते हैं। फिर देखिए डचों ने पुर्तगालियों पर, ये सब डच वाला है। चलिए, यहाँ तक था आपका पुर्तगालियों का। इसके बाद देखिए पुर्तगालियों का प्रभाव, देखिए कि पुर्तगालियों का प्रभाव क्या रहा। तो सबसे पहले देखिए इंडिया के अंदर क्रिश्चियनिटी को जो फैलाने का मिशन वाला जो काम होता है, मिशनरीज़ का जो काम होता है, वो इन्होंने किया, और इंडिया के अंदर क्रिश्चियनिटी को फैलाने की पूरी कोशिश की। फिर उसके बाद देखिए इंडिया से जापान का जो ट्रेड हुआ और इंडोनेशिया का जो ट्रेड हुआ, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ाया पुर्तगालियों ने। तो पहली बार किसी ने जो है इंडिया से जापान को जो है ज्वाइन किया, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए पहला प्रेस भी जो है इंडिया में लाए यही पुर्तगाली, गोवा में उन्होंने लगाया 1556 में, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए इन लोगों ने जो है, क्योंकि पुर्तगाली और भी कंट्रीज़ में थे, अमेरिका वगैरह में भी थे,
है ना। तो वहाँ से जो है वो बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं, ऐसी सब्जियाँ जो वहाँ पे होती थी और इंडिया में नहीं होती थी, वो यहाँ लेके आए। जैसे टोबैको भी ये पुर्तगाली ही लेके आए। पीनट, पोटैटो, पपाया, गवावा, कैश्यू, आलमंड, ऑरेंज, ये सब जो है सब पुर्तगाली अपने साथ लाए। पुर्तगाल से नहीं लाए, और भी कंट्रीज से लाए, ठीक है। फिर देखिए इंडिया के अंदर इनकी फैक्ट्रीज़ कहाँ कहाँ थी, तो दमन दीव में थी इनकी फैक्ट्रीज़, ठीक है। गोवा में भी थी, गोवा तो इनका सेंटर ही बन गया था बाद में। कोचीन था, पहले कोचीन सेंटर था, बाद में उन्होंने गोवा बना दिया था। इधर ईस्टर्न साइड में देखा जाए तो नागपट्टनम, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी उनकी, नागपट्टनम। इसके बाद हुगली, बंगाल में सबसे पहली हुगली में बनाया उन्होंने, ठीक है। तो ये उनकी जो है इम्पोर्टेंट जो है फैक्ट्रीज़ हैं, कहाँ कहाँ थी, दमन, गोवा, कोचीन, नागपट्टनम और हुगली, ठीक है। इसके बाद देखिए डचों के ऊपर आते हैं कि डचों ने क्या किया। डच कहाँ से कब आए और कैसे कैसे उन्होंने अपने को जो है इंक्रीज़ किया यहाँ पे इंडिया में, और क्या बिजनेस करते थे, क्या चीज़ करते थे यहाँ पे। फिर देखिए 1602 में जो है सबसे पहले इनकी कंपनी बनी डचों की, ठीक है। और ये एक संयुक्त पूंजी कंपनी थी। इसमें पार्लियामेंट में वहाँ के राजा ने भी पैसा लगाया था और प्राइवेट लोगों ने भी लगाया था, ठीक है। इसलिए संयुक्त पूंजी कंपनी बोला जाता है। तो एक अकेली कंपनी थी जो संयुक्त पूंजी थी, ठीक है। तो संयुक्त पूंजी कंपनी कौन सी थी, किसकी थी, तो डचों की थी। इसका नाम क्या था, नाम जानते रहिए क्योंकि पूछा है एक दो बार। वाह वेरीनिग्डे ऊस्ट इंडिशे कैंपेनाइड, ठीक है। तो ऊस्ट से पकड़ लेना इसमें कि ये जो है डचों की कंपनी थी। तो 17 मेंबर्स थे इसके बोर्ड में, ठीक है। 75 लाख गिल्डर, ये पैसा है वहाँ का, पुर्तगाल उसका डचों का पैसा है। तो 75 लाख गिल्डर की जो है ये पैसे की कंपनी थी और 17 मेंबर थे इसमें। 21 वर्षों तक के लिए इसको परमिट दिया था राजा ने कि ये बिजनेस करेगी जाके ईस्टर्न कंट्रीज़ में, मतलब मलेशिया, इंडोनेशिया, इंडिया, ये सब जहाँ जाकर बिजनेस करेगी। बाद में इसको बढ़ा दिया गया था, लेकिन शुरू में 21 वर्ष के लिए था। फिर इसके बाद देखिए ये जब आए इंडिया में तो 1605 में आए, अकबर यहाँ का राजा था, आए और यहाँ पे जो है उन्होंने मुसलीपत्तनम में अपना जो है पहली फैक्ट्री लगाई उन्होंने, ठीक है, ठीक। और जो आया था साथ में वो नौसेना का नायक था वादेर हेग, यही आया था, ठीक है। और पहली फैक्ट्री लगी मुसलीपट्टनम में। फिर उसके बाद देखिए अब डच यहाँ आए तो पुर्तगाली पहले से थे, तो पुर्तगाली और डचों के बीच फिर टेंशन हुई, स्ट्रगल हुआ, ठीक है। फिर पहले क्या किया डचों ने पुर्तगालियों को इंडोनेशिया से बाहर किया, ठीक है। मसाला आइलैंड जो है, स्पाइस आइलैंड, इंडोनेशिया जो था उस पर कंट्रोल किया इन्होंने, ठीक है। इसके बाद देखिए 1641 में उन्होंने जो है मलक्का पर कब्जा कर लिया। उसके बाद 1600 डचों ने कर लिया। 1658 में क्या किया, 1658 में श्रीलंका पे भी पुर्तगालियों का कंट्रोल था, वहाँ से भी पुर्तगालियों को हटा दिया, ठीक है। अब इसके बाद जो है पुर्तगालियों ने पहली जो बंगाल के अंदर फैक्ट्री लगाई वो पीपली में लगाई 1627 में, लेकिन ये फैक्ट्री बंद हो गई थी कुछ दिनों बाद। इसके बाद जो है उन्होंने चिंसुरा में लगाई, ये चिंसुरा बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, गांव था वहाँ का, वहाँ पे लगाई 1653 में, ठीक है। तो यही उनका सेंटर बना बंगाल के अंदर, चिंसुरा। और दूसरा था मुसलीपत्तनम, ठीक है। बाद में उन्होंने जो है पुलिकट और नागपट्टनम में भी खोला, कोचीन में खोला, ठीक है। तो ये सब इम्पोर्टेंट उनके सेंटर हैं, कोचीन, नागपट्टनम, इधर कोचीन था, इधर नागपट्टनम, पुलिकट और मुसलीपट्टनम, और इधर जो है चिंसुरा बंगाल में। तो ये इम्पोर्टेंट सेंटर्स थे किसके, डचों के। तो डचों ने धीरे धीरे पुर्तगालियों को कई जगह से बाहर कर दिया और फिर अपना जो है कंट्रोल बढ़ाया। इसके बाद देखिए डचों और फिर ब्रिटिशर्स जब आए तो डचों और ब्रिटिशर्स के बीच जो है एक स्ट्रगल हुई, लड़ाई हुई, बैटल्स हुई, ठीक है। और उसमें जो है 1667 में जाके एक एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट ये हुआ कि इंडोनेशिया और मलेशिया का जो एरिया है वहाँ पे जो बिजनेस कर रहे हैं डच लोग, उसमें ब्रिटिशर्स इंटरफेयर नहीं करेंगे, और इंडिया के अंदर जो ब्रिटिशर्स फैला रहे हैं अपने को, उसमें जो है डच जो है इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है। ये जो है एग्रीमेंट हुआ था। इसके बाद भी एक जो है वार हुई जिसको अंग्रेज़ों ने जो है
बड़े मन से लड़ा, उसमें जो है डच हार गए, ठीक है, जिसको बेदरा का युद्ध कहते हैं या बैटल ऑफ हुगली कहते हैं, ठीक है। तो ये लड़ी गई और इसमें जो है क्लाइव था, क्लाइव लॉयड, और इस लड़ाई में जो है कौन जीता? ब्रिटिशर्स जीते और डच हार गए। ये ऐसी लड़ाई थी जिसमें डचों का यहाँ पे इंडिया के अंदर पावर पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। फिर यहाँ पे कोई भी सेंटर उनका दिखा नहीं, डच पूरी तरह से इंडिया छोड़ के चले गए। उनका सेंटर मेन हो गया इंडोनेशिया, मलेशिया, ठीक है, वहाँ पे वो काफ़ी समय तक राज किए, ठीक है। तो ये है आपका इम्पोर्टेंट डचों से रिलेटेड। इसके बाद देखिए डचों के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। जैसे डचों की फैक्ट्री की बात की जाए तो सबसे पहले जो है मछलीपट्टनम में उनकी फैक्ट्री लगी 1605 में। इसके बाद पुलिकट तमिलनाडु में, सूरत में इनकी फैक्ट्री थी। जो इम्पोर्टेंट इसमें है चिंसुरा, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, चिंसुरा में इनकी फैक्ट्री लगी। और भी जगह पे इनकी फैक्ट्रीज़ हैं, कोचीन वगैरह में भी है, नागपट्टनम है, लेकिन मेन है मछलीपट्टनम और चिंसुरा, ठीक है, दो इम्पोर्टेंट जगह पे है। इसके बाद देखिए डचों से रिलेटेड जो फैक्ट्स थे उसको देख लेते हैं। ये जो था कि भारत के साथ व्यापार के लिए, ये तीसरा वाला पॉइंट, भारत के साथ जो है व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किस यूरोपियन शक्ति से ने आरंभ की? तो संयुक्त पूंजी जो है जो कंपनी बनी वो पहली डचों ने बनाई, ठीक है। फिर डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोच्चि में किस फोर्ट का निर्माण कराया? तो फोर्ट विलियम का निर्माण कराया था किसने? डचों ने। फोर्ट विलियम 1663 में बना और ये जो है फिर चला गया कहाँ पे? ब्रिटिशर्स के हाथ में चला गया। तो डचों ने बनवाया था फोर्ट विलियम्स। फिर किस युद्ध से जो है अंतिम रूप से हार गए डच और इंडिया से बाहर हो गए? तो वो बेदरा का युद्ध था 1759, 1 फिर उसके बाद प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना भारत में किसने, कब और कहाँ की? तो बंदिर हरगे ने 1605 में मछलीपट्टनम में की। ये तो पहले ही बता दिया कि मछलीपट्टनम में पहली हुई थी। यूरोपीय व्यापारियों में भारतीय वस्तु को प्रमुख निर्यात की वस्तु को सिर्फ किससे प्राप्त है? मतलब मेन जो है वो कपड़ा लेके जाते थे कॉटन इंडिया से डच लोग। तो वो डची लोग थे जो इंडिया से कॉटन लेके जाते थे और यूरोप में बेचते थे, ठीक है। इसके बाद देखिए कुछ इम्पोर्टेंट डच पॉइंट्स हैं डचों के बारे में। पोर्टो नोवा तमिलनाडु में पड़ता है। ये कपड़े का उत्पादन यहाँ करते थे डच लोग पोर्टो नोवा में, ठीक है। मछलीपट्टनम सूरत में से डच क्या लेके जाते थे? तो नील ले जाते थे। तो पोर्टो नोवा से वो कपड़ा लेके जाते थे और मछलीपट्टनम सूरत से नील ले जाते थे। भड़ौज बंदरगाह जो था ये कपड़े के निर्यात के लिए इस्तेमाल होता था। पुलिकट में डच जो है स्वर्ण पगोडा सिक्के ढालते थे। तो सिक्के कहाँ ढालते थे डच लोग? पुलिकट में ढालते थे, ठीक है। नागल वांचे और पालकोल्लू नदी नील के उत्पादन और कपड़े की रंगाई के लिए प्रसिद्ध केंद्र थे। ये साउथ इंडिया में है। मद्रास के दक्षिण में से सदरसपत्तन उत्कर्ष प्रकार के कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था। छोड़िए, बंगाल से डचों द्वारा निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तु सूती कपड़ा, रेशम, अफीम और शोरा, ये बंगाल से ले जाते थे। भारत से डचों द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में नील, शोरा, मसाले, कच्चा रेशम, शीशा और अफीम आदि थे। डचों द्वारा कोरोमंडल के बंदरगाह से बैंटम और बटेविया को विशेष प्रकार से चुने हुए वस्त्र निर्यात किए जाते थे। भारत से अफीम, जावा और चीन से में निर्यात किया जाता था। भारत से अफीम, जावा और चीन में निर्यात किया जाता था। तो अफीम वैसे इंडिया में जो है होती थी और उसको ले जाकर चाइना में बेचते थे वो सब, ठीक है। डच फैक्ट्रियों के प्रमुखों को फैक्टर कहा जाता था। ये पूछ सकता है कि फैक्टर किसको कहा जाता था? तो डच फैक्ट्रियों के जो मालिक होते थे उसको, या जो प्रमुख होते थे, ठीक है। डच व्यापारियों की व्यवस्था सहकारिता पर, कार्टल पर आधारित थी, ठीक। 200 वर्षों के काल में डच कंपनी ने अपने साझेदारों को औसतन 18% का लाभांश दिया, जो वाणिज्यिक इतिहास में सर्वाधिक है। मतलब अपनी कंपनी ने अपने जो है मेंबर्स को 18% का लाभ दिलाया है, जो सबसे ज़्यादा है किसी भी
कंपनी का अब तक का। डच कंपनी के निदेशकों को भद्रजन कहा जाता था, क्योंकि 17 इसमें बोर्ड के अंदर 17 मेंबर थे, मतलब इसके डायरेक्टर्स 17 थे, तो इनको कहा जाता था भद्रजन 17। ठीक है, तो इस तरह से जो है डचों का ख़त्म हुआ, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। तो इस तरह से मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत हो चुकी है। पुर्तगालियों का देख लिया गया, डचों का देख लिया गया, अब इसमें ब्रिटिशर्स का देखा जाएगा और फ्रांसीसियों का देखा जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे तो उसमें फ्रांसीसी और डचों के फ्रांसीसी और ब्रिटिशर्स के बीच बारे में देखा जाएगा। ठीक है।